नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल सुनील एकेडमी। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 8 और आज हम इस वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करेंगे जो बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट का अभ्यास किया था, तो आइए आज छठा प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है, मतलब कौन सा होता है। तो जो किसी को भी दान दे सकता है, अपना रक्त किसी भी ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है, तो वो वैसा रक्त ग्रुप कौन सा है। तो ए बी ओ, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि ओ ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप, ओ ग्रुप का जो रक्त होता है वो सर्वदाता कहलाता है। वह किसी को भी रक्त दे सकता है। और जो ए बी होता है वो क्या करता है, रक्तग्राही होता है। वह किसी भी ग्रुप के व्यक्ति का रक्त अपने शरीर में ले सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो ये होता है सिकुआ का पेड़ जो होता है सबसे लंबा और जीवित वृक्ष होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 43। आज का तीसरा प्रश्न, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है। तो चना में, मटर में, सोयाबीन में, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो सोयाबीन होता है उसमें ढेर सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि चना में जो है वो 5% प्रोटीन पाया जाता है। और चना में 17% प्रोटीन पाया जाता है और मटर में 5% प्रोटीन पाया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सबसे अधिकतम पूछ रहा है तो इसलिए सोयाबीन। यहाँ 43% इसमें क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 44 नंबर है कि कृत्रिम प्रकाश उसको कहते हैं जो हम लोग बनावटी प्रकाश बनाते हैं, मतलब जो प्राकृतिक ना हो उसको कृत्रिम, कोई भी चीज़ जो प्राकृतिक ना हो और मैनमेड यानी आदमी द्वारा बनाया गया हो उसको कृत्रिम ही बोला जाता है। तो कृत्रिम प्रकाश क्या है। पर्णहरित क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। देखिए, जब सूर्य के प्रकाश में प्राकृतिक स्रोत, सूर्य का प्रकाश क्या करता है, वो प्राकृतिक स्रोत है, उसके प्रकाश से हमें क्या मिलता है, प्राकृतिक स्रोत है वो। हम लोग कृत्रिम स्रोत तो यूज करते नहीं हैं। तो देखिए, कुछ कृत्रिम स्रोत ऐसा है जो इस क्रिया को करने में समर्थ होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो है कृत्रिम स्रोत में भी, यानी कृत्रिम प्रकाश में भी हो सकता है प्रकाश संश्लेषण। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी, किसकी होगी। व्यास की, सतह के क्षेत्रफल में, आयतन में, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी भी लोहे को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, लोहा गर्म होगा तो क्या पिचकेगा नीचे। तो इसलिए जो आयतन है इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 6 नंबर आज का प्रश्न है, यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए, किसी भी चुंबक को बराबर 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा, दोनों टुकड़े अपना चुंबकत्व तो खो देंगे। तो ये तो गलत है। एक टुकड़ा उत्तरी पोल की तरह कार्य करेगा और दूसरा दक्षिणी पोल की तरह। ये भी क्या है, एक टुकड़ा उत्तरी पोल की तरह काम करेगा और दूसरा है दक्षिणी पोल की तरह, ये भी गलत है। तीसरा है, दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे, ये सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों टुकड़े जो है संपूर्ण चुंबक की तरह ही कार्य करेंगे। हम उसको जितने भी टुकड़े करेंगे, सारे जो टुकड़े होंगे वो संपूर्ण चुंबक की तरह ही कार्य करेंगे। एक तरफ नॉर्थ पोल का होगा, एक तरफ साउथ का होगा, यानी एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 47।
यानी आज का 7वां प्रश्न, मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा होने के कारण हो जाता है? यानी मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण होती है? तो लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए लैक्टिक अम्ल के द्वारा ही, लैक्टिक अम्ल जो है मांसपेशियों में थकावट पैदा करती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और एक चीज़ और कि जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल जो है दूध में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सूची मिलाना है, सूची को क्या करना है? मिलाना है। तो देखिए क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर और बार, यह दर है क्या? दाब, भूकंप की तीव्रता, प्रवाह की दर, या कंप्यूटर। तो देखिए जो क्यूसेक होता है, तो क्यूसेक में क्या होता है कि यह प्रवाह की दर को नियंत्रण करता है। बाइट जो है, बाइट से हम लोग क्या जानते हैं? कंप्यूटर, कंप्यूटर में बाइट होता है, यानी स्पेस कितना होता है, कितना बाइट का स्पेस है, बाइट है, बीट, एमबी, गीगा बाइट क्या है, जीबी हो गया। तो ये सब क्या है? जगह, स्पेस है, उसी को बाइट संबंधित है किससे? कंप्यूटर से। और तीसरा क्या है? रिएक्टर, रिएक्टर जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है। जब भी भूकंप आता है तो रिएक्टर स्केल पे ही भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और चौथा क्या है? बार, चौथा है बार, जो दाब से इसका संबंधित है। तो देखिए इससे हो गया कि ए का हो गया 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, और सी का, रिएक्टर का हो जाएगा 2, और डी का 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की जो है अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, और सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो जल की अस्थायी कठोरता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड जो है और सल्फेट है, उसी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जल की जो अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आज का 10वां प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक विद्युत मान है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो द्युतिमान बल्ब का प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस अधिक है, मंद बल्ब का प्रतिरोध क्या है? अधिक है। दोनों बल्ब का जो प्रतिरोध है समान है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये जो है प्रकाश की जो दीप्तिता, रेसिस्टेंस जो होता है, जो प्रकाश का जो बल्ब बढ़ता है तो वो कुछ वोल्टेज जो कम होता है और ज़्यादा होता है, तो ये किस पे? रेसिस्टेंस पे निर्भर करता है। जिस बल्ब की दीप्तिता जो होती है कम होगी, उसका प्रतिरोधक अधिक होगा, और जिसका अगर अधिक होगा तो उसका क्या होता है? प्रतिरोधक कम होता है। यानी जिस बल्ब का वोल्टेज जो है यानी ज़्यादा होता है, उसका प्रतिरोधक क्या होता है? कम होता है। और जिस बल्ब का वोल्टेज जो है कम में बढ़ता है, मतलब बोलते हैं कि सीरीज हो गया, यानी वोल्टेज कम गया, तो उसका प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी रेसिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का राइट ऑप्शन नंबर 2। मंद बल्ब का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। यानी मंद बल्ब है, यानी धीमे जल रहा है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध हो रहा है तभी ये धीमे जल रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 50 कि निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है। निम्न सभी बीमारियों का कारण क्या होता है? वायरस होता है, सिवाय एक को छोड़कर, जो है देखिए पीलिया, इन्फ्लुएंजा, अतरी ज्वार, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यह वायरस जो है सभी बीमारियों का कारण वायरस है, यानी पीलिया का भी कारण वायरस है, इन्फ्लुएंजा का भी कारण वायरस है। लेकिन जो ये अतरी ज्वार जो है इसका कारण क्या है? जीवाणु है। ये जीवाणु से फैलता है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों
ये दोनों विषाणु से फैलता है, पर अतरी ज्वार जो है वो जीवाणु से फैलता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 52 है, आज का 12वां प्रश्न, कि मृण पट्टिका के उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से? तो बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए मृण पट्टिका का जो उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता का साक्ष्य जो मिला है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। यहाँ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिए ये जो कालीबंगा जो है यहीं पे क्या हुआ है, मृण पट्टिका के उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से ही। और ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जो जिला है वहीं पे ये कालीबंगा पड़ता है, ठीक है। और एक घग्गर नदी है उसी के किनारे ये कालीबंगा अवस्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 53, कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? चिश्ती, सुहारवर्दी, फिरदौसी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए सुहारवर्दी जो है, ये सुहारवर्दी जो है सिलसिले की एक प्रमुख शाखा थी। फिरदौसी जो है इस शाखा का मुख्य कार्यक्षेत्र बिहार तथा सैफुद्दीन एक सूफी शाखा के प्रसिद्ध संत थे। उनके पात्रों का संग्रह भक्तमाल नाम से प्रसिद्ध था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फिरदौसी। बिहार के जो सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध जो है फिरदौसी के सूफियों के संप्रदाय से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 54, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबंध रहा है? चालुक्य, चोल या राष्ट्रकूट, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए ये एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट इन्हीं के शासक का संबंध रहा है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 55, कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने जहांगीर खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? कौन सा अंग्रेज है जिसको जहांगीर ने खान की उपाधि से, जहांगीर ने क्या किया था? खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इसका 55 का कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए मुगल बादशाह जो जहांगीर के शासनकाल में आने वाला जो व्यक्ति था वो था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को ही जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। और जहांगीर के दरबार में एक और अंग्रेज आए थे, उसका नाम था टॉमस रो, लेकिन कैप्टन हॉकिंस जो है इन्हीं को खान की उपाधि जहांगीर ने दिया था। लेकिन सर टॉमस रो ये भी जहांगीर के ही दरबार में आए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 56 है। प्रश्न 56 यानी आज का 16वां प्रश्न, कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तो खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए ये जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश जो है वो खिलजी वंश और लोधी वंश से भी ज़्यादा समय तक देश में राज किया था, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं जानकारी, कि दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। एक गुलाम वंश था जो 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था, लेकिन खिलजी वंश जब आया तो वो 1290 से 1320 वर्ष तक इस पर शासन किया था। जो गुलाम वंश है, देखिए एक बार देख लेते हैं कि जो गुलाम वंश है वो क्या किया था, वो 1206 से 1290 तक रहा था। ओह सॉरी, 1290 तक, रुक जाइए एक सेकेंड। जो गुलाम वंश था वो क्या था, वो 1206 से लेके 1290 तक रहा था। और इसके बाद आया था खिलजी वंश, खिलजी वंश जो 1290 से लेकर और 1320 तक रहा था। 1320 तक इसका शासन रहा खिलजी वंश का। इसके बाद कौन आया था? इसके बाद देखिए खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया था, तुगलक वंश।
जो 1320 से लेकर 1413 तक रहा था। यानी देखिए 1320 से 1413 यानी लगभग 93 साल तक इसने राज किया था। दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश ने लगभग 93 साल तक राज किया था। जो गुलाम वंश था 1206 से 1290 तक, यानी इसने किया था राज कितना, तो लगभग 84 साल तक। गुलाम वंश 84 साल तक किया था। खिलजी वंश जो है वो 30 वर्ष किया था। और जो तुगलक वंश है सबसे ज़्यादा 93 साल तक राज किया था दिल्ली सल्तनत पे। इसके बाद आया था सैयद वंश जो 1451 से 1526 तक रहा। और 1526 के बाद कौन आ गया था, वो आ गया था मुगल वंश। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 57 है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना ने हाल ही में किस नाम से एक बैंगनी आलू का विकास किया है? कुफरी मनिक, कुफरी मागू, कुफरी अशोका, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? तो देखिए जो इसका राइट आंसर है कुफरी मानिक। जो केंद्रीय आलू अनुसंधान का केंद्र पटना का है, उसने हाल ही में एक बैंगनी आलू का विकास किया, उसका नाम है कुफरी मानिक। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इस आलू में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होगी। जो कुफरी मानिक आलू आएगी, ये प्रजाति की जो बैंगनी कलर की होगी, तो इसमें क्या होगा, विटामिन सी की मात्रा अधिक है। और फैट जो है 0.01 से भी कम है। फाइबर की मात्रा अधिक है, इसमें एंथ्रोसाइनिन और कैटोरिन अधिक पाया जाता है। यानी देखिए कि कुल मिलाकर यह आलू काफ़ी फायदेमंद रहेगा व्यक्ति के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 58 प्रश्न है आज का 18वां प्रश्न, कि किसी पर्वताग्र जो है माउंटेन फ्रंट के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो बजरा, बाढ़ से प्रभावित होने वाली जमीन, बौमा अनुक्रमण, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? तो देखिए किसी भी पर्वताग्र के साथ जब जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला को कहते हैं बजरा। इसको क्या कहते हैं? बजरा। बजरा जो है, बजरा पहले ढलान होते हैं जो चट्टानों पहाड़ी के आधार पर स्थित है, जहाँ चट्टानों की अपक्ष में पदार्थ जमा हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं? बजरा कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 59 कि पहला जो है तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? जो पानी में तैरता हुआ सौर ऊर्जा का है स्रोत जो है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो कदीराबाद दरभंगा में, दिलबरपुर दरभंगा में, जमालपुर दरभंगा में, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? तो देखिए ये जो है तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा संयंत्र जो है बिहार में, ये दिलबरपुर दरभंगा में बनाया गया है। दिलबरपुर में ये क्या किया है, एक सेकेंड, दोस्तों थोड़ा, हाँ जी देखिए 59 नंबर क्या प्रश्न था कि पहला जो है तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये दरभंगा के कादिराबाग इलाके में बिहार के पहला जो है तैरता हुआ सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया था और यहीं बनाया। इसकी क्षमता जो है 2 मेगावाट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कदीराबाद में ही बनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? तो देखिए सबसे कम जो है वो है शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है। ये है 19,600 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय है। और अररिया की जो है वो 20,600 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। और सीतामढ़ी की बात करें तो ये 22,100 प्रति व्यक्ति आय है। तो इसलिए सबसे कम जो है वो शिवहर में ही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 61 है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र
प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम, पीपल, ट्यूबिन उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, लाला लाजपत राय द्वारा वो क्या थे? एक प्रखर नेता थे और एक प्रखर लेखक भी थे, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी कहा जाता है। पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन लाहौर से प्रारंभ किया था। तो ये था वंदे मातरम। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 62 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो बीसी पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंदो घोष ने, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, ये जो बाल गंगाधर तिलक है ये गरम दल के नेता थे। गरम दल और नरम दल दो उस समय गुट चल रहे थे। तो नरम दल में गांधी जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे और भी काफ़ी सारे महत्वपूर्ण नेता थे। परंतु जो गरम दल में थे उनको याद कर सकते हैं लाल बाल पाल, यानी देखिए लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और ये पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों जो थे वो गरम दल के नेता थे। तो उन्होंने ही, तिलक जी ने ही कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो भीख मांगने वाली संस्था है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 63 है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, रास बिहारी बोस ने, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग इसकी स्थापना जो है वो रास बिहारी बोस ने किया था। ये 1912 ईस्वी में इन्होंने चांदनी चौक वायसराय होर्डिंग के जुलूस पर बम फेंका था। कौन? रास बिहारी बोस जो है 1912 में चांदनी चौक में क्या किया था? लॉर्ड हार्डिंग जो थे, उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे वायसराय जो थे, भारत के वायसराय उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे। 1911 में क्या किया था? अथी को दिल्ली को, कलकत्ता जो राजधानी थी उसको क्या कर दिया था? दिल्ली में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया था। तो 1911 में। और उसी समय क्या किया था? उसी समय बंगाल को बंग भंग जो हुआ था उस समय, यानी बंगाल का जो विभाजन हुआ था तो उसी समय रद्द हो गया था विभाजन। और उसी समय उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया था 1912 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 63 का कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। और ये कब किया था? तो ये किया था 1942 में। 1900 क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पहले। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये अगस्त में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था अगस्त में और मार्च में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। मार्च में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जब खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जब खिलाफत आंदोलन भारत के मुस्लिमों ने ईरान के जो खलीफा थे उनको उसको परेशान किया जा रहा था। तो इसलिए भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन का चलाया था। यहाँ पे 1919 से लेकर 1922 तक चला था खिलाफत आंदोलन। तो उसमें कहा जा रहा है कि किस नेता ने समर्थन नहीं किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन 1916 के लखनऊ अधिवेशन का समझौता का विरोध किया था। जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस तथा गरम दल और नरम दल सारे एक हो गए थे, तो उसके विरोध में थे कौन? मदन मोहन मालवीय, कि वो मुस्लिम लीग के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 65 कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। किनके राजकीय अवसर पर बम फेंका गया था?
तो लॉर्ड कर्जन पे, लॉर्ड मेयो पर, लॉर्ड हार्डिंग पर, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से अधिक। तो देखिए लॉर्ड जो है, लॉर्ड अभी उस ऊपर वाले प्रश्न में हम लोग देखे हैं कि लॉर्ड हार्डिंग पे ही बम फेंका गया था। लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हार्डिंग 1910 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। पहले लॉर्ड कर्जन थे, उनके बाद कौन आया था? लॉर्ड मिंटो आया था, और उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आए थे 1910 में। और क्या किया था? जब 1910 में लॉर्ड हार्डिंग आए तो उन्होंने उनके ऊपर 1912 में चांदनी चौक में एक जुलूस के दौरान बसंत विश्वास नामक क्रांतिकारी ने हार्डिंग पर क्या किया था? बम फेंका था। उसका नाम था बसंत विश्वास के। तो किस पे? हार्डिंग पे, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था दिल्ली के एक जुलूस में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इसमें सूची को सम्मिलित करना है कि इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो इसके किसका कौन सी संस्था का स्थापना किया है, किसके द्वारा हुआ है? तो देखिए इसको हम मिलाते हैं। इंडिया लीग जो है, एक सेकेंड, देखिए इंडिया लीग की स्थापना जो है वो शिशिर कुमार घोष ने ही की थी, और इंडियन एसोसिएशन जो है इनको आनंद मोहन बोस के द्वारा ही स्थापन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ है तो ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनकी स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन का जो संस्थापक है वो है सैयद अहमद खान। तो देखिए ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 और सी का 4 और डी का 3। तो इसे हम मिला लेंगे। एक बार फिर से देख लेंगे कि इंडिया लीग जो है, इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। अंतर देखिएगा, इंडिया लीग और इंडिया एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, तो उदार कौन था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन यानी सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर देख लेंगे। आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 4 और 3। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 67 कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, यह इसमें पूछा गया है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में है, इंडियन सोसाइटी एसोसिएशन कलकत्ता में है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में है, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में है, और इंडिया एसोसिएशन बम्बई में है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1886 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना क्या हुई थी? 1886 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ये कलकत्ता में नहीं हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। और किसके द्वारा हुई थी? तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, जो इंडियन एसोसिएशन है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1876 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एवं आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में किया था। ये जो है इंडियन एसोसिएशन ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ये कोलकाता में हुआ था, उस समय कलकत्ता था। ठीक है, तो इसका देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और जो 3 है यही इसका गलत आंसर है। बाकी जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है वो लंदन में ही है, और इंडियन एसोसिएशन जो है, इंडियन एसोसिएशन, ये तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन हो गया। इंडियन एसोसिएशन ये 4 नंबर, इसकी स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई थी, और ये इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 जो है गलत है, 1 और 3 सही है। तो इसमें क्या कहा है कि जो सुमेलित नहीं है, तो 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? 1934 की बात कर रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए जो समाजवादी पार्टी का संयोजक था 1934 में वो थे आचार्य
नरेंद्र देव। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं कि कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मांझी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय और यूसुफ मेहर अली खान जो है और अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता सम्मिलित थे। इसके संयोजक आचार्य नरेंद्र देव थे। बाकी सारे इसमें जो समाजवादी थे ये सब जो है अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण सारे समाजवादी थे, लेकिन इनके जो संयोजक जो थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। संयोजक थे आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 68 का 1। आइए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में, यानी कौन से अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन था? लॉर्ड इरविन कराची में, लॉर्ड वेलिंगटन जो है वो बम्बई में 1915 में, लॉर्ड डफरिन जो है बम्बई में 1885 में, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो बताइए कि किसने भाग लिया था? तो लॉर्ड इरविन जो है 1931 में, तो इसमें भाग नहीं लिया था इरविन। और लॉर्ड डफरिन जो है बम्बई इसके कार्यकाल में हुआ था डफरिन के ही, लेकिन ये भाग नहीं लिया था 1885 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन जो बम्बई में हुआ था आयोजित 1955 ईस्वी में, तो उसमें क्या किया था? वो भाग लिए थे। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं कि कांग्रेस का जो 30वां अधिवेशन था बम्बई में जो हुआ था 1915 में, वो क्या था? 30वां अधिवेशन था कांग्रेस का। 30वां अधिवेशन था 1915 में बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। कांग्रेस के इस अधिवेशन में बम्बई में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन जो थे वो उपस्थित थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो थे इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और ये 30वां अधिवेशन था 1915 ईस्वी में जो बम्बई में आयोजित किया गया था, और लॉर्ड वेलिंगटन जो थे इसमें शामिल हुए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 70 नंबर कि निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की गठबंधन से संबंध है? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928 की ईस्वी की बात कर रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 1928 की बात कर रहा है। तो वर्ष 1928 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जो थे ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए सुभाष चंद्र बोस भी है और जवाहरलाल नेहरू भी है, दोनों हैं। तो 1 और 2, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में क्या किए थे? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कौन कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन अवश्य करना है? अगर नए राज्य बनाने का सृजन करना है तो कौन सा संविधान का अनुसूची है उसको संशोधन करना आवश्यक होगा? 5वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, प्रथम अनुसूची या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए ये जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में ही इसको क्या किया जाएगा? संशोधन करना होगा। प्रथम अनुसूची में संशोधन करेगा तभी एक नया राज्य का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नए राज्य के निर्माण में प्रथम अनुसूची में ही संशोधन करना पड़ेगा, तभी जाकर एक नया राज्य का निर्माण होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दस्त की स्थिति में जीवन रक्षक घोल देने का उद्देश्य है शरीर में लवण एवं जल की क्षति को दूर करना, यह दस्त रोकने की सर्वोत्तम दवाई है, यह खाद्य विषाक्तता को दूर करता है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए जब उल्टी और दस्त होता है तो पेट का जो पानी जो होता है अंदर का शरीर का वो काफ़ी निकल जाता है, तो इसलिए शरीर में लवण एवं जल की क्षति को दूर करना ही इसका जो रक्षक घोल देते हैं इसका मेन लक्ष्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जब ORS का घोल देते हैं ना तो क्या करता है वो शरीर में क्या जल की
आपूर्ति को पूर्ति में बदलता है, यानी वो जो आपूर्ति हो जाता है, इसको शरीर में जो जल जो है वो निकल जाता है दस्त के थ्रू, तो क्या करता है ORS देते हैं ताकि शरीर में पानी बना रहे, शरीर में एनर्जी बना रहे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 73 कि निर्जलीकरण को खाद्य पदार्थ के प्रतिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। निर्जलीकरण को, क्योंकि खाद्य पदार्थ जल का अवशोषण कर सकता है, यह सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल देता है, सूखेपन में जीवाणु नहीं रह सकते, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए निर्जलीकरण क्या है, निर्जलीकरण को खाद्य पदार्थ के प्रतिरक्षण के प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसलिए किया जाता है क्योंकि सूखेपन में जीवाणु नहीं रह सकते हैं। जब भी गीला रहेगा, मिट्टी गीला रहेगा कि कोई भी चीज़ गीला रहेगा, वहाँ पे ही जो है जीवाणु जो है वो पैदा लेते हैं, मतलब आते हैं, लेकिन जहाँ सूखा रहेगा वहाँ पे जीवाणु नहीं रह सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निर्जलीकरण को खाद्य पदार्थ के प्रतिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सूखेपन में जीवाणु नहीं रह सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 74। 74 क्या करता है कि घटपर्णी पौधों में घट के समान दिखाई देने वाली संरचना है। पत्ती का रूपांतरिक भाग, रोम जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, वट वृक्ष की तरह लटकी इनकी विशेष जड़ें, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए घटपर्णी जो पौधा होता है, घट के समान दिखाई देने वाली संरचना है, किसके कारण? पत्ती का रूपांतरित भाग के कारण। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं कि घटपर्णी पौधे जो है, घट यानी घड़े समान, घड़ा के समान दिखाई देता है, तो उसकी संरचना जो है पत्ती के रूपांतरित भाग से है। यह कीटभक्षी पौधा होता है। जीव या कीट पत्ता समझकर इस पर बैठते हैं, जबकि धीरे धीरे वह पत्ता पेड़नुमा आकृति बनाकर कीट को अपने अंदर क्या करता है, दबा लेती है। ऐसे पौधे को भोजन भी इसी प्रकार से मिलता है। तो घटपर्णी पौधा क्या होता है, एक ऐसे रहेगा, देखते हैं बताते हैं, ऐसे रहेगा, इस पर क्या कीट बैठेगा, ये धीरे धीरे क्या ऐसे ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे ऐसे बंद हो जाएगा, बीच में कीड़ा दब जाएगा और यही इसका भोजन है। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 75 है कि मलेरिया शीघ्र ही जीवन के लिए घातक हो सकता है। मलेरिया जो है शीघ्र ही जीवन के लिए घातक हो सकता है। मुख्य अवयवों को रक्त का प्रवाह बाधित करके, लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करके, यकृत पर आक्रमण करके, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए मलेरिया क्या है, एक घातक रोग है। मलेरिया क्या है, एक घातक रोग है। यह क्या है, मादा एनफिलीज मच्छर जो है, मलेरिया जो है मादा एनफिलीज मच्छर के द्वारा काटने पर फैलता है। यह जल जनित मच्छर से फैलता है। इस रोग में तेज बुखार एवं कपकपी होने लगती है। कुनैन की गोलियां मलेरिया की परंपरागत इलाज मानी जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मुख्य अवयवों को रक्त का प्रवाह बाधित करता है। मलेरिया क्या करता है, शीघ्र ही जीवन के लिए घातक होता है। वो क्या करता है, मुख्य जो अवयव होता है ना, रक्त का जो प्रवाह है वो बाधित कर देता है, रास्ता जो है रोक देता है, इससे जल्दी ही मतलब मृत्यु हो जाती है इससे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 76। टूटता तारा वह है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है, निश्चित काल अंतराल के पश्चात दिखाई देता है, अत्यंत पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है, और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो टूटता तारा है जो, वो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही क्या करता है, जल जाता है। जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में आता है वो क्या करता है, जल जाता है। ऑक्सीजन के जैसे ही संपर्क में आता है तो पिंड क्या करता है, वो टूटता तारा एक पिंड होता है जो जल उठता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 77 कि घरों में खाना बनाने के लिए लकड़ी एवं एलपीजी का प्रयोग हो रहा है, इनमें से कौन सा अधिक अच्छा ईंधन है। एलपीजी का भी प्रयोग हो रहा है और लकड़ी का भी प्रयोग हो रहा है, तो इसमें कौन सा अधिक अच्छा ईंधन है। तो देखिए एलपीजी का उष्मीय मान लकड़ी से अधिक है। लकड़ी जो है एलपीजी से अधिक सस्ता साधन है। दोनों अच्छे हैं क्योंकि दोनों आसानी से उपलब्ध है, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से
एक से अधिक। तो देखिए एलपीजी का जो है ऊष्मीय मान जो है लकड़ी से अधिक होता है। एलपीजी का ऊष्मीय मान क्या होता है? लकड़ी से अधिक होता है। इसका पूरा नाम जो होता है एलपीजी, एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह स्वच्छ ईंधन प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। प्रोपेन का और ब्यूटेन का, ये दोनों का क्या है? मिश्रण है। कौन? एलपीजी। एलपीजी जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या होता है? मिश्रण होता है, जो अति ज्वलनशील होता है। सिलेंडर के जरिए घरेलू एवं व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन सा? एलपीजी गैस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 78 कि घटपर्णी पौधे ऐसे मृदा में उत्पन्न होते हैं जो बहुत पोषक नहीं होती। यह पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं उन कीटों से जिन्हें वे भोजन के लिए पकड़ते हैं, रूपांतरित पत्तियों से, पाचक रस में उपस्थित एंजाइम से, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए घटपर्णी पौधे जो है ऐसी मृदा में उत्पन्न होते हैं जो बहुत पोषक नहीं होते हैं। वह पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं उन कीटों से जिन्हें वह क्या करते हैं? भोजन के लिए पकड़ते हैं। जिन्हें भोजन के लिए पकड़ते हैं उसी कीट से क्या करते हैं? वो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 79 प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी संपत्ति की जा सकती है। ऑप्शन 1 देखते हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। विधान परिषद का, तो किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो संविधान के अनुच्छेद 169 जो है 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन की व्यवस्था की गई है, यानी ख़त्म भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन यानी ख़त्म कर सकता है अगर संबंधित राज्य की विधानसभा इस संदर्भ में तत्संबंधी संकल्प पारित कर दे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राज्य का जो है विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा क्या कर सकता है? भारत में किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकता है या उसका समाप्ति कर सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 80 है कि भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? भारत में केंद्र जो है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध जो है किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? भारतीय संविधान की, योजना आयोग की, वित्त आयोग की, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए जो केंद्र और राज्य का वित्तीय जो संबंध होता है वह वित्त आयोग के द्वारा देखा जाता है। ये जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का क्या हुआ है? गठन हुआ है। इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के वित्त आयोग को सिफारिश पर निर्धारित होता है। जो ये है केंद्र जो है राज्य वित्तीय संबंध जो है वित्त आयोग के सिफारिश पे ही क्या होता है? निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को यानी 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? एक लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये जो है जब गणतंत्र 26 जनवरी 1950 जब 1950 को संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। उस समय
धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं हुई थी। तो इसलिए उसके बाद में जो धर्मनिरपेक्ष की बात है वो क्या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता संविधान, ये सब जो है 42वें संविधान संशोधन 42वें 1976 में ये सब शब्द जोड़ा गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 82 कि भारत की संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया था? तो 1955 में, 1953 में, 1959 में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, नागरिकों से संबंधित एक व्यापक कानून 1955 में संविधान के अनुच्छेद 11 द्वारा निहित शक्तियों के अनुसार संसद में पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में क्या किया था? अनुच्छेद 11 के तहत शक्तियों के अनुसार संसद में पारित किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार है कि नागरिकता का अधिग्रहण, नागरिकता की समाप्ति और पूरक प्रावधान। ये सब क्या है? 11 नंबर अनुच्छेद 11 में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है? लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है। तो कुल सदस्य का संख्या 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8, कुल सदस्य संख्या का 1/6, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, ये जो लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है, कम से कम 10 में से 1 भाग संसद में उपस्थित होना चाहिए। 1/10 भाग, यानी अगर देखिए, यानी 400 अगर सांसद है तो कम से कम 40 सांसद उपस्थित होना चाहिए संसद में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 84 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है? नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है। भाग 3 में मूल अधिकार से संबंधित है, जो 12 से 35 तक है, और 35 से 51 तक कौन है? 35 से 51 तक जो है वो है नीति निर्देशक तत्व। तो वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकापार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अस्पृश्यता उन्मूलन, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व में ये जो अस्पृश्यता है, इसका उन्मूलन का बात नहीं कहा गया है। ये सब जो है ये मौलिक अधिकार में आते हैं, तो इसलिए इसमें नहीं कहा गया। बाकी पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। जीविकापार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, लेकिन 3 नंबर जो है अस्पृश्यता उन्मूलन, यह नीति निर्देशक तत्व में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद जो है 17 जो है, जिसमें मौलिक अधिकार शामिल है, 17 में यह इसके बारे में कहा गया है। आइए अगला प्रश्न है 85 नंबर कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, वन प्राणी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य जो है वो क्या है? वन प्राणी। वन प्राणी का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, जो भारत के संविधान जो 51 का क है, 51 के क के तहत निहित है। मूल कर्तव्यों में स्वर्ण सिंह समिति को सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में सम्मिलित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया था। किसको? वन प्राणी को है। वन प्राणी एक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, इसका संरक्षण करना। वन प्राणी का संरक्षण करना क्या है? भारतीय व्यक्ति का मूल कर्तव्य है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 86 कि विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो किसके अंतर्गत किए गए हैं? तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन कि सूची एक केंद्र सूची में,
सूची 2 राज्य सूची में, सूची 1 समवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत, देखिए संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची 1, समवर्ती सूची जो है 1 है, इसी में विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेने को शामिल किया गया है। संविधान के 7वीं अनुसूची के द्वारा ही संघ व राज्यों के मध्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के तहत किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सूची 1 है, समवर्ती सूची में ही क्या विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेने को शामिल किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 87 प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है, पत्ती है, जड़ है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से, तो इसका हम देखिए कि जीवन चक्र बोल रहा है, तो जीवन चक्र की दृष्टि से कोई भी अगर मनुष्य के बारे में भी पूछ ले तो भी हम बता सकते हैं। और यहाँ क्या पूछा है कि पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि जो जड़ है, जो जड़ है यही पौधे का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जड़ से ही क्या होता है, जितने भी रस जो है वो जड़ से ही जाएंगे ना पौधे में, इसमें पौधे में यहीं से जाएंगे। पोषक तत्व, फूड सब कहाँ से जाता है? जड़ से ही जाता है ना, इसलिए महत्वपूर्ण अंग कौन है? जड़ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, गरीबी को जो है परिभाषित किया गया है लोगों के जीवन स्तर से, परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो भोजन में कैलोरी की मात्रा जो है देश में निर्धनता रेखा के निर्धनता हेतु आधार बनाया गया है। भोजन में प्रतिदिन शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी न पाने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। हालांकि इन मानदंडों में समय समय पर विभिन्न समितियों की सिफारिश के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान में जो है तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है? तो कैलोरी के प्राप्ति के आधार पर। यानी जो शहरी क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी नहीं पाने वाले को ही गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है। अगला प्रश्न है 89 कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही है? यह कार्य 11वीं पंचवर्षीय योजना से आरंभ किया गया था। कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया था। ग्राम स्तर से जिला स्तर पर प्रकार्यात्मक है। पीने का पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम के मुख्य घटक है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है NRHM की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को 10वीं पंचवर्षीय, यानी ये तो गलत हो गया, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को सस्ते और विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु है। ग्राम पंचायत से जिला स्तर पर प्रकारात्मक। तो देखिए इसका ये 10वां है ना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे है 11वीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ किया गया। तो इनमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए यह जो कार्य है वो 10वीं में हुआ था, 10वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे 11वीं है। ग्राम स्थल से ये भी नहीं है, पीने का पानी के लिए नहीं है, ये गरीब और निर्धन लोगों के लिए स्वास्थ्य जो है वो कम पैसों में और फ्री में स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं है वो दिया जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर है, 90 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है गरीबों हेतु बीमा, अति गरीब हेतु वृद्धावस्था पेंशन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, जो सामाजिक सहायता है प्रोग्राम, उसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए
जो इसके बारे में हम बताते हैं कुछ कि 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कांग्रेस कार्यक्रम लागू किया गया था। कब? 15 अगस्त 1995 को यह क्या किया था? लागू किया गया था। इसके तहत 3 प्रमुख घटक है: राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना। ये देखिए, जो वृद्ध लोग हैं यानी बूढ़े लोग हैं जो 60 साल के ऊपर के हैं, उनको पेंशन स्कीम दिया गया, क्योंकि बुढ़ापे में उन लोगों को क्या किया गया कि पेंशन मिलेगा सरकार की तरफ से। दूसरा है कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, और तीसरा है राष्ट्रीय प्रसव, यानी जो भी गर्भवती महिला होगा उसको क्या दिया जाएगा? प्रसव लाभ दिया जाएगा, यानी उसको फ्री में उसका इलाज होगा, और प्रसव जो है उसको उसमें कुछ पैसे भी दिए जाएंगे उसको, ताकि वो कुछ खा पी सके, अच्छे से जीविका कर सके। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि क्या है, गरीब हेतु वृद्धावस्था पेंशन का भी बताया गया है, और वित्तीय सहायता के बाद में गरीबों हेतु बीमा के बारे में नहीं बताया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता के बारे में बताया गया है। तो देखिए, आज बस इतना ही। आज हम लोगों ने प्रश्न 90 तक किया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, बेहद महत्वपूर्ण है या नहीं? आगामी शिक्षक बहाली के लिए यह प्रश्न आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।